गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, आज हम इंटीग्रल अकाउंटिंग शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से बेटा नॉन इंटीग्रल का केस सबको क्लियर हुआ। हेडिंग लिखो मेरे साथ साथ, इंटीग्रल अकाउंटिंग। बेटा नॉन इंटीग्रल क्या था? नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग में ना बेटा कॉस्ट बुक्स और फाइनेंशियल बुक्स बेटा अलग अलग बनाई जाती हैं। कॉस्ट बुक्स अलग, फाइनेंशियल बुक्स अलग। क्योंकि सेट ऑफ बुक्स दो होती हैं तो बेटा प्रॉफिट भी दो आते हैं। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स और प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। और इन दोनों प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करने के लिए बेटा हम क्या बनाते हैं? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, व्हाट इज इंटीग्रल अकाउंटिंग? तो लिखो, इन इंटीग्रल अकाउंटिंग, in integral accounting only beta one set of books is maintained. Only one set of books is maintained. फिर लिखो, all cost transactions, all cost transactions as well as financial transactions, as well as financial transactions are recorded, are recorded in that set of books only. तो बेटा एक ही बुक मेंटेन होती है बेटा, एक ही बुक मेंटेन होती है। उसी बुक में कॉस्ट की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, उसी बुक में फाइनेंशियल की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है। अब क्योंकि सेट ऑफ बुक्स एक है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा प्रॉफिट भी एक ही आएगा। और जब एक ही प्रॉफिट है तो बेटा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको बनाने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ बेटा नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग में पड़ेगी। इंटीग्रल अकाउंटिंग में आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉपी करो बेटा यहां तक, फिर आगे मैं आपको ना डिफरेंस समझाना शुरू करता हूं बिटवीन इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल। एग्जाम्पल्स देखोगे बेटा, बेटा 3 कॉलम बनाना। ट्रांजैक्शन, नॉन इंटीग्रल में बेटा क्या एंट्री करते हो और बच्चे इंटीग्रल में क्या एंट्री होगी। तो इससे आपको ना पूरा बेटा क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंस कहां पर है। सुनना बेटा, पहली ट्रांजैक्शन कैश परचेजेस। बेटा मुझे बताओ कि कैश परचेजेस की आप एंट्री नॉन इंटीग्रल में क्या करते हो? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, कैश तो बनता नहीं है तो कैश की जगह जनरल लेजर एडजस्टमेंट। तो आप एंट्री करोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा, स्टोर्स डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और बेटा रही बात इंटीग्रल की, तो इंटीग्रल में भी स्टोर्स तो डेबिट होगा, लेकिन बेटा इंटीग्रल में ना आप कैश अकाउंट बनाते हो, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड हो रही हैं उसी सेट ऑफ बुक्स में, तो कैश अकाउंट बनाते हो। अब जब कैश अकाउंट बनाते हो तो क्रेडिट किसको करोगे बेटा? कैश अकाउंट को। अच्छा, एक और, व्हाट अबाउट बेटा क्रेडिट परचेजेस? बेटा क्रेडिट परचेजेस की याद रखना, नॉन इंटीग्रल में क्या एंट्री होती है बेटे? स्टोर्स को तो डेबिट करते हो और क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकते। क्यों? क्रेडिटर्स अकाउंट तो बनता ही नहीं है, तो उसकी जगह जनरल लेजर एडजस्टमेंट। व्हाट अबाउट इंटीग्रल? बेटा स्टोर्स तो डेबिट होगा,
इंटीग्रल में बेटा क्रेडिटर्स अकाउंट भी ओपन होता है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट करो। ठीक है, ऐसी बेटा आप बहुत सारे पॉइंट देख सकते हो। वेजेस इंकर्ड, बेटा एक बार बताओ, इंटीग्रल में वेजेस इंकर्ड की क्या एंट्री बनाते हो? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, कैश तो बनता नहीं है तो कैश की जगह जनरल लेजर एडजस्टमेंट। और इंटीग्रल में इसकी क्या करोगे? वेजेस डेबिट टू, कैश अकाउंट बनता है तो टू कैश अकाउंट। समझ आ रही है बेटा बात? कॉपी कर लो यहां तक। फोर्थ, बेटा फोर्थ आता है कैश सेल। बेटा नॉन इंटीग्रल में एंट्री बताना, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट तो बनता नहीं तो डेबिट किसको करोगे बेटा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, अगर मैं इंटीग्रल में पूछूं तो कैश अकाउंट बनता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कंट्रोल अकाउंट। समझ आ रही है बेटा? अच्छा, एक और फिफ्थ पॉइंट, व्हाट अबाउट क्रेडिट सेल? बेटा क्रेडिट सेल की एंट्री नॉन इंटीग्रल में क्या होती है? डेटर डेबिट, डेटर अकाउंट तो बनता नहीं तो उसकी जगह जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स कंट्रोल अकाउंट। और अगर मैं पूछूं इंटीग्रल में एंट्री क्या होगी? बेटा डेटर्स अकाउंट बनता है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बचे सेल्स कंट्रोल अकाउंट। यानी आपने एक बात नोटिस करी बेटा, जो डिफरेंस आ रहा है ना, यहां पर देखना, जो डिफरेंस आ रहा है इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल में वो सिर्फ जनरल लेजर वाली ट्रांजैक्शन में डिफरेंस आ रहा है। जनरल लेजर एडजस्टमेंट वाली ट्रांजैक्शन में बेटा डिफरेंस आ रहा है। जो भी डिफरेंस आ रहा है वो जनरल लेजर एडजस्टमेंट वाली ट्रांजैक्शन में आ रहा है बेटा, बाकी किसी ट्रांजैक्शन में बेटा डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसका मतलब जिन ट्रांजैक्शंस में जनरल लेजर एडजस्टमेंट नहीं है ना, जैसे जैसे मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, इसकी एंट्री क्या करोगे? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट। ये एंट्री बेटा इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल दोनों में बचे सेम ही रहेगी। ये एंट्री दोनों में बेटा सेम रहेगी। तो याद रखना, डिफरेंस इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस में आएगा जिसमें जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है। जिस ट्रांजैक्शन में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा बिटवीन इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल। लो बेटा कॉपी करो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। चलो बच्चे करें क्वेश्चंस, आ जाओ मेरे साथ साथ। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, देखो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे, बहुत सिंपल। जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शंस अज्यूमिंग दैट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रल का केस है, रॉ मटेरियल परचेज्ड, material issued to production, wages paid, 30% indirect, wages charged to production, manufacturing expenses incurred, manufacturing overheads charged to production, selling and distribution cost, finished products at cost, sales, closing stock, receipt from debtors और payment to creditors। चलो बच्चे जर्नल एंट्रीज करनी है, हेडिंग लिखना शुरू करो मेरे साथ साथ। हेडिंग लिखो, जर्नल एंट्रीज। हेडिंग लिख लो बेटा जर्नल एंट्रीज। चलो करना शुरू करें।
चलो बेटा मेरे साथ साथ आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट, रॉ मटेरियल परचेज्ड। सुनो बेटा, रॉ मटेरियल परचेज किया है ना, तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट तो होगा बेटा डेबिट टू। अब सुनो बेटा, बेटा नॉन इंटीग्रल में ना फर्क नहीं पड़ता है कि कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है। क्यों? क्योंकि आप दोनों ही केसेस में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हो। लेकिन इंटीग्रल में बेटा फर्क पड़ता है, कैश परचेज है या क्रेडिट। अगर कैश परचेज है तो कैश को क्रेडिट करो, क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट करो। तो हम क्रेडिट परचेज मान के चल रहे हैं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट बेटा क्रेडिट होगा, अमाउंट 2 लाख। नरेशन लिखना, बीइंग रॉ मटेरियल परचेज्ड ऑन क्रेडिट। हो गया बेटा? चलो आ जाओ सेकेंड एंट्री, मटेरियल इशूड। मैंने क्या कहा था, जब भी मटेरियल इशू करोगे स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट बेटा क्रेडिट होता है। जब खरीदा था तो डेबिट किया था ना स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट को, अब इशू कर रहे हो तो क्रेडिट। मटेरियल किसको इशू होता है बेटा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस मटेरियल को पहले लगाता है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में, 1,50,000। नरेशन, बीइंग मटेरियल issued to production, being material issued to production। लो बच्चे कॉपी करो, being material issued to production। अब सी पार्ट, वेजेस पेड, वेजेस पे करने की एंट्री, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट बनता है टू कैश, 1,20,000। नरेशन, बीइंग वेजेस पेड। अब एक बात बताओ मुझे, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है बेटा? क्या लिखा है ब्रैकेट में? 30% इनडायरेक्ट है। 1,20,000 का 30%, 36,000 इनडायरेक्ट है। जो इनडायरेक्ट है वो तो चली जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में, 36,000। अच्छा, बची हुई 84,000 डायरेक्ट है, और जो डायरेक्ट है वो चली जाएगी वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में, 84,000 टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, 1,20,000 बीइंग वेजेस एलोकेटेड। लो बच्चे कॉपी करो, बीइंग वेजेस एलोकेटेड। अच्छा बेटा अगला पॉइंट हमारा ऑलरेडी हो गया, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन 84। ये देखो, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, 84। ठीक है, वेजेस पहले वर्क इन प्रोग्रेस पे लगेंगी बेटा, फिर फिनिश गुड्स पे लगेंगी। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इंकर्ड, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, टू कैश अकाउंट, 84,000। नरेशन, बीइंग फैक्ट्री ओवरहेड्स इंकर्ड। ठीक है, चलो एफ पॉइंट,
मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स चार्ज्ड, चार्ज्ड मतलब बेटा एब्जॉर्ब। पहले ओवरहेड्स कहां पर एब्जॉर्ब होंगे बेटा? वर्क इन प्रोग्रेस में। तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितना? 92, 92 being factory overheads charged to प्रोडक्शन। समझ आ रहा है बेटा? आप नोटिस कर रहे होंगे बेटा एक बात, जिन एंट्रीज में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है ना बेटा, उन्हीं में डिफरेंस आ रहा है, बाकी एंट्रीज बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सेम है बेटे। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंकर्ड, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। नरेशन बीइंग सेलिंग ओवरहेड्स इंकर्ड, बीइंग सेलिंग ओवरहेड्स इंकर्ड एच। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स 2 लाख। अच्छा, कौन सी चीज बेटा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होती है? वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्ट होता है ना। तो अगर आपको याद हो तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में बाय साइड पे बेटा फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर होता था। तो एंट्री होगी फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। कितना अमाउंट बेटे? 2 लाख। नरेशन लिखना बीइंग फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड। लो बेटा कॉपी करो यहां तक पहले। फिर सेल्स, बेटा सेल्स को क्रेडिट सेल्स मान के चलेंगे। एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स कंट्रोल अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स कंट्रोल अकाउंट 290, 2,90,000। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है बेटे। फिर क्लोजिंग स्टॉक तो खैर नील है। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, बेटा एंट्री क्या करोगे? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स की कैश डेबिट टू डेटर्स। 69। कोई मेरे को बताएगा बेटा एक बात, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स की एंट्री नॉन इंटीग्रल में बेटा क्या होगी? ये तो इंटीग्रल है। नॉन इंटीग्रल में कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स की क्या एंट्री होगी? बेटा कोई एंट्री पास नहीं होगी। क्यों? ना तो कैश अकाउंट बनता है कॉस्ट बुक्स में, ना डेटर्स अकाउंट बनता है कॉस्ट बुक्स में। ठीक है, तो ये एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है आपको। सेम ऐसे ही पेमेंट टू क्रेडिटर्स, इसकी क्या एंट्री करोगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा इसकी एंट्री नॉन इंटीग्रल में क्या होगी? वही सेम, कोई एंट्री पास नहीं होगी बेटा। क्यों? ना तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनता है कॉस्ट बुक्स में, ना कैश अकाउंट। बीइंग कैश पेड टू क्रेडिटर्स। लो बेटा ये आपके जर्नल एंट्रीज हो गई पूरा क्वेश्चन में। समझ आया बच्चे सबको? सिंपल सा था। तो मेन डिफरेंस सिर्फ कहां पर है बेटा?
उन एंट्रीज में जहां पर जीएलए आता है, बाकी पूरा सेम है। आओ एक क्वेश्चन आपको और करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया। देखो पहले इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे आ जाओ बेटा। देखो, journalize the following transactions assuming cost and financial transactions are integrated: material issued, direct, indirect, allocation of wages, फैक्ट्री ओवरहेड्स का ओवर एब्जॉर्प्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का अंडर एब्जॉर्प्शन, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। चलो इंटीग्रल का केस है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। फिर से आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। करना शुरू करते हैं। देखो, अच्छा आपने सबसे पहले मटेरियल इशू करा है, याद है मैंने पहले क्या बताया था? इशू बाद में होता है, पहले मटेरियल आपने परचेज करा होगा ना, तो पहले परचेज की एंट्री बनाना, और हम क्रेडिट परचेज मानेंगे। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, एडअप करके बताओ कितने का मटेरियल परचेज करा? 325 प्लस 115, 440 का। तो 4,40,000 का मटेरियल आपने परचेज करा। बीइंग मटेरियल परचेज्ड। ठीक है, इसमें से बताओ डायरेक्ट मटेरियल है 325 का। बेटा जो डायरेक्ट मटेरियल है वो कहां जाएगा? वो तो डायरेक्टली चला जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में। जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है, वो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में, टू स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट। तो वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा 325, फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा 115, और स्टोर्स क्रेडिट होगा 440 से। नरेशन बीइंग मटेरियल इशूड, लो बच्चे कॉपी करो, बीइंग मटेरियल इशूड। ठीक है, चलो बेटा फिर सेकंड पॉइंट, एलोकेशन ऑफ वेजेस। याद करो मैंने क्या बताया था बेटा? वेजेस एलोकेट बाद में होती हैं, पहले तो वेजेस इंकर होंगी ना, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा 650 की वेजेस इंकर हुई बेटा, तो पहले वेजेस पे होंगी फिर एलोकेट होंगी। बीइंग वेजेस पेड। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब एलोकेट करते हैं। अच्छा 650 में से बेटा इनडायरेक्ट कितनी है? 25%, तो 650 का 25%, 160 टू 500 इनडायरेक्ट है। जो इनडायरेक्ट है वो जाएंगी फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट 160 टू 500। जो डायरेक्ट है वो जाएंगी वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, माइनस करो 487,500 टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। 650। नरेशन लिख लेना बेटा, बीइंग वेजेस एलोकेटेड। नरेशन लिख लेना सब, बीइंग वेजेस एलोकेटेड, बीइंग वेजेस एलोकेटेड। चलो फिर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। बेटा ओवर एब्जॉर्प्शन है किस साइड पे आएगा? कॉस्टिंग पीएल की क्रेडिट साइड पे, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स
कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएल। कितना बचे? 250, 2,50,000। नरेशन बीइंग फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब्ड। सेकंड, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पीएल में डेबिट होगा, कॉस्टिंग पीएल डेबिट होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। 175। नरेशन बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड। बेटा एंट्रीज हो रही हैं सबकी। चलो फिर फोर्थ, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ये तो सिंपल है बेटा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। याद रखना इसकी नॉन इंटीग्रल में कोई एंट्री पास नहीं होती है, क्योंकि ना तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनता है ना कैश अकाउंट बनता है। 1,50,000। नरेशन बीइंग कैश पेड टू क्रेडिटर्स। और लास्ट पॉइंट है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। याद रखना बेटा इसकी नॉन इंटीग्रल में कोई एंट्री पास नहीं होती है, क्योंकि ना तो कैश अकाउंट बनता है ना डेटर्स अकाउंट। 2 लाख। नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। लो बेटा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, कॉपी कर लो बेटे। मेरे ख्याल से सारी जर्नल एंट्रीज क्लियर हो रही हैं बेटा। इंटीग्रल का एक क्वेश्चन बेटा और देखेंगे अभी। हो गया बेटा सबका? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से जरा, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, a fire destroyed some accounting records of a company. You have been able to collect the following from the spoiled papers oblique records, and as a result of consultation with the accounting staff in respect of Jan 2009, आपको कुछ इनकम्प्लीट लेजर अकाउंट्स दे रखे हैं। रॉ मटेरियल का मतलब स्टोर्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, और ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स दे रखा है। क्रेडिटर्स का ओपनिंग दे रखा है, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग दे रखा है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का अमाउंट स्पेंट दे रखा है। फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग दे रखा है, फिनिश्ड गुड्स का बचे क्लोजिंग दे रखा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, खैर एक काम करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन बाद में पढ़ते हैं, पहले एक काम करो। 5 लेजर अकाउंट्स आपको दे रखे हैं, ये पांचों लेजर अकाउंट्स अपने पास बेटा बना लो जरा, पांचों। पहले बेटा रॉ मटेरियल अकाउंट यानी स्टोर्स का अकाउंट, ठीक है। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। फिर आपको बनाना है क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स। फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स,
यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स, और सबसे लास्ट में बेटा बना लेना फिनिश्ड गुड्स अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, ये बना लेना बेटा। चलो, इनके क्या क्या गिवन है रखना शुरू करो बेटा। सबसे पहले रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक गिवन है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 32। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग गिवन है 9200, टू बैलेंस 9200, और ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक दे रखा है 1,51,000। फिर क्रेडिटर्स का ओपनिंग दे रखा है 16,400, और क्लोजिंग 19,200। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का दे रखा है अमाउंट स्पेंट। अच्छा, एंट्री क्या करते हो बेटा? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स टू कैश इंटीग्रल है 29,600, और फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है 24 और 30। तो टू बैलेंस 24, बाय बैलेंस 30। चलो, ये बना लो बेटा, फिर इन्हें कंप्लीट करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपने वर्क इन प्रोग्रेस में बाय फिनिश स्टॉक करा है 151, तो वर्क इन प्रोग्रेस में बाय फिनिश स्टॉक, तो फिनिश गुड्स में टू वर्क इन प्रोग्रेस 151। फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में बताओ, बैलेंसिंग फिगर बाय साइड पे आ रही है 145, कहां जाती है फिनिश्ड गुड्स की बैलेंसिंग फिगर? कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट में। लो बेटा, पहला अकाउंट तो हमारा हो गया क्लोज, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट। समझ आया बेटा? चलो, अब मुझे ना एक बात और बताना, नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, उसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ना। कैश बुक showed that 89,200 have been paid to creditors। क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है बेटा, एंट्री क्रेडिटर्स टू कैश 89,200। बैलेंसिंग फिगर बाय साइड पे आएगी 92,000। बेटे बताओगे, क्रेडिटर्स अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर बाय साइड पे आ रही है, क्या होंगी ये? क्रेडिट परचेजेस। क्या एंट्री बनाओगे बेटा क्रेडिट परचेजेस की? स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, तो लिख देता हूं मैं बाय रॉ मटेरियल। हमने स्टोर्स की जगह रॉ मटेरियल अकाउंट बनाया ना, तो मैंने बाय रॉ मटेरियल लिख दिया है। आप चाहो तो रॉ मटेरियल अकाउंट की जगह स्टोर्स अकाउंट नाम से भी बना सकते हो। तो रॉ मटेरियल अकाउंट में आ जाएगा टू क्रेडिटर्स 92। लो बेटा, आपके ना दो लेजर अकाउंट्स तो बचे हो गए क्लोज। समझ आया सबको? अब आ जाओ तीसरा। एक काम करो, एडिशनल इंफॉर्मेशन के सेकंड पॉइंट पे बेटा आना, एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। एंडिंग इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस। उसने कहा एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूडेड मटेरियल ऑफ ₹5,000। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस पे 5,000 का तो मटेरियल लगा है, और लेबर और ओवरहेड्स 300 घंटे के लगे हैं। तो एक बार बताओगे लेबर का रेट बेटा क्या है? लेबर का रेट थर्ड पॉइंट में पढ़ना, लेबर का रेट है 10 पर आवर, तो 1 घंटे का 10 रुपए, तो 300 घंटे लगे हैं बेटा, तो 3,000 रुपए की लेबर। अच्छा, फोर्थ पॉइंट पढ़ो, ओवरहेड का रेट क्या है? ₹4, तो 300 घंटे के ओवरहेड्स लगे हैं, 1,200 रुपए के ओवरहेड्स हो गए। तो ये आपका ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आ गया। समझ आया सबको? जैसा उसने कहा था क्वेश्चन में।
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, अब बताओ बेटा और क्या क्या है, सुनो सुनो और क्या क्या है। थर्ड पॉइंट, द जॉब कार्ड शोड दैट वर्कर्स हैव वर्कड फॉर 7,000 आवर्स। मेरे साथ एक काम करोगे बेटा, एक वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनाना। सिंपल सा, सुनो अब मेरी बात सुनो। जो जॉब कार्ड है ना, उसके हिसाब से वर्कर्स ने 7,000 घंटे काम किया है। तो जब 7,000 घंटे काम किया है तो वेजेस भी बेटा 7,000 घंटों की दोगे ना। एक घंटे का रेट है 10 रुपए, तो 7,000 आवर्स का 70,000 पे करो वेजेस। वेजेस टू कैश इंटीग्रल है 70,000। अब पढ़ के मुझे क्वेश्चन में बताओ, क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है, कितनी वेजेस डायरेक्ट हैं, कितनी वेजेस इनडायरेक्ट हैं, कुछ लिखा हुआ हो। बेटा कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं सारी वेजेस को डायरेक्ट मान के चल रहा हूं, और डायरेक्ट वेजेस कहां जाती हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में 70,000। समझ आई बेटा ये बात सबको। और वर्क इन प्रोग्रेस में लिखना 2 वेजेस कंट्रोल अकाउंट 70,000। बताओ बेटा बात समझ आई सबको। अब आओ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे। उसके लिए मैं आपसे एक बात जरा करना चाहूंगा, सुनो। याद करो मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट जब बनवाया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो मैंने कहा था डेबिट साइड पे जो ओवरहेड्स आते हैं ना वो होते हैं एक्चुअल, और बेटा एब्जॉर्ब्ड किस साइड पे आते हैं, बाय साइड पे। ओवरहेड्स एब्जॉर्ब जाते कहां पर हैं, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। ये कौन से ओवरहेड आ रहे हैं बेटा, ये एब्जॉर्ब्ड आ रहे हैं, एब्जॉर्ब्ड। अब याद करो मैंने आपको ना ओवरहेड चैप्टर में बताया था ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालने कैसे हैं। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालने के लिए आपको पहले चाहिए ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट। और नीचे देखो फोर्थ पॉइंट में ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट दे रखा है 4 रुपीज पर लेबर आवर। तो बताओ एक लेबर आवर का 4, और कितने लेबर आवर्स काम हुआ था, 7,000 घंटे। तो 28,000 के एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हो गए, कहां जाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस में लिखो 2 फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 28,000। समझ आ रहा है बेटा। अब बताओ एक्चुअल है 29,600, एब्जॉर्ब्ड है 28, एब्जॉर्ब कम करे हैं तो 1,600 रुपए का आएगा अंडर एब्जॉर्प्शन। कहां जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में। 1,600 रुपए का अंडर एब्जॉर्प्शन कहां जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में बेटा। समझ आ रहा है। तो 1,600 रुपए का अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पीएल में। ट्रीटमेंट हो गया बेटा सबका, कॉपी करो यहां तक। बस बेटा मेरे ख्याल से ना अब हमारे दो अकाउंट्स बचते हैं, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। बेटा वैसे बताओगे जनरली इन दोनों में से वैसे पहले कौन सा क्लोज होता था, पहले रॉ मटेरियल क्लोज होता था फिर वर्क इन प्रोग्रेस क्लोज होता था। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में ना पहले बेटा वर्क इन प्रोग्रेस क्लोज होगा। आप मुझे एक बार बताओ, एक बार जरा सॉल्व करके बताओ, वर्क इन प्रोग्रेस में बैलेंसिंग फिगर टू साइड पे आ रही है क्या, 151 प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस 70,000 माइनस 28,000, 53,000 का बैलेंसिंग फिगर है डेबिट साइड पे। और मेरे को एक बार बताओ बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस पे सबसे पहली चीज बेटा, वेजेस तो बाद में लगती हैं, ओवरहेड्स तो बाद में लगते हैं, सबसे पहली चीज वर्क इन प्रोग्रेस पे क्या लगता है बेटा, रॉ मटेरियल। तो ये तो दे ही नहीं रखा था ना, ये तो बैलेंसिंग फिगर है बेटा आपकी। पता है ये क्या है, स्टोर्स इशू टू प्रोडक्शन, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो वर्क इन प्रोग्रेस पे मटेरियल लगेगा ना, बाकी तो बाद की बात है। बस
अब निकाल लो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस 32, 92 माइनस 53, 71,000। ये आपका आ गया रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस। लो बेटा, ये आपका अकाउंट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। पांचों लेजर अकाउंट्स हमने कंप्लीट कर लिए बेटा। कॉपी कर लो। मेरे ख्याल से इंटीग्रल का केस सारा क्लियर हुआ बेटा सबको। चलो, एक क्वेश्चन हमारा रहता है, वो थोड़ा सा लेंदी है, इंपॉर्टेंट है, वो मैं कल कराऊंगा आपको। कॉपी कर लो बेटा। चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक यू।